ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, रिवाइज करा देती हूँ एक बार। सो हमने स्टार्ट किया था यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें हमने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स देखा था। अच्छा, किसी भी यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम ऑब्जेक्टिव उसका पढ़ लिया करेंगे कि क्या हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था आप लोगों को, तो यहाँ पे हमने जैसे कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, राइट, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, देन कैसे हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, एंड देन हाइपोथेसिस अगर हम जनरेट कर रहे हैं या फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो उसको कैसे टेस्ट करेंगे, उसके क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, बेसिकली रिसर्च हम कैसे करते हैं, है ना, बेसिक उसमें स्ट्रक्चर एक बताया है इस पूरे यूनिट में, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमने देखा था इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में कैसे हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ आउट करते हैं आपके पूरे डेटा में से विद द हेल्प ऑफ वेरियस टेस्ट एंड ऑल, ठीक है। तो और हमने क्या देखा था, प्रोसीजर्स की हम बात कर रहे थे, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। तो हमने सबसे पहले एस्टिमेशन की बात करी कि जो रिसर्चर होता है वो एक प्रोबेबिलिटी, एक वैल्यू देता है, प्रोबेबिलिटी जिसको हम कहते हैं एस्टिमेशन। तो वहाँ पे अगर आप एक प्रॉपर एक नंबर दे रहे हो, मीन आपने बोला कि मेरा सैम्पल का मीन इतना आएगा, इतना वैल्यू होगा, तो वो पॉइंट एस्टिमेशन हो जाएगा। पर अगर आप एक इंटरवल के अंदर वैल्यू दे रहे हो कि इससे ज़्यादा इससे कम होगी, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरवल एस्टिमेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये फिर हमने बात करी थी हाइपोथेसिस के बारे में, राइट, कि हाइपोथेसिस क्या होता है कि टेंटेटिव स्टेटमेंट आप देते हो बिफोर स्टार्टिंग योर रिसर्च, एंड एक्चुअली में उसी हाइपोथेसिस पे बेस्ड होगी आपकी रिसर्च, एंड थ्रू आउट द रिसर्च आप क्या चेक करोगे कि ये जो मेरा हाइपोथेसिस मैंने बनाया है वो उसको आप इन्वेस्टिगेट करोगे। तो डिपेंड करता है कि आपका हाइपोथेसिस कैसा था, नल था या ऑल्टरनेट था, फिर आप चेक करोगे कि मेरा ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, या मेरा नल एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। इट्स लाइक दैट। नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि जो दो वेरिएबल्स आपने चूज किए हैं इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वेयर एज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहेगा कि हाँ, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। फिर उसके अंदर डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल में सबसे पहले क्या आता है कि हाँ, रिलेशनशिप तो है पर आपने कोई डायरेक्शन नहीं बताया, ठीक है। बट अगर आप बात करो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की, तो उसमें हम बोलेंगे कि हाँ, या तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है या तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, या तो जैसे कि एग्जांपल क्या था, वो पब्लिक बैंक सेक्टर एम्प्लॉयज़ और प्राइवेट बैंक एम्प्लॉयज़, तो दोनों में जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल किसका कैसा है। तो उसमें अगर मैं डायरेक्शन दे दूँ तो क्या बोलूँगी कि हाँ, पब्लिक बैंक एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा हाईली सेटिस्फाइड है विद देयर जॉब्स। ओके, तो मैंने क्या किया, एक डायरेक्शन दे दिया किसको, पब्लिक बैंक एम्प्लॉयज़ को। तो ये क्या हो गया मेरा डायरेक्शनल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये हो गया। फिर डिफरेंसेस की हमने बात करी थी, ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात करी थी, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? कुछ पूछना है प्रीवियस सेशंस में से आप लोगों को तो पूछो मुझे प्लीज। ग्रुप में गला हाँ, यस प्लीज आस्क। हम्म हम्म इक्वालिटी है ना, मतलब रिलेशनशिप नहीं है, मतलब ये एक दूसरे के बराबर है ना। इसका कम ज्यादा का या ऐसा कुछ रिलेशनशिप नहीं है, ये एक जैसे हैं, आप समझो। मतलब मैं कैसे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, ये डिफरेंस है पर वैसा नहीं है जैसा हम यहाँ पे पता लगाना चाह रहे हैं, है ना। इक्वल है ये दोनों चीजें, मतलब अपनी अपनी जगह वो सही है, ठीक है ना, रिलेशनशिप नहीं है, ओके। बट यहाँ पे रिलेशनशिप का मतलब ये है कि इनइक्वल है तभी तो हम उसको टेस्ट कर रहे हैं ना। समझो, ध्यान से सोचो उसको तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लिखते हैं ना, ऐसे स्टेट करते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे कि ये ए आपका वेरिएबल है और ये आपका बी वेरिएबल है। अगर हम बात कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस की, ठीक है, तो ये कैसा होगा कि ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों के बीच में ऐसा कोई खास रिलेशनशिप नहीं है ना। तो आप उसको क्यों टेस्ट करोगे, जब दो चीज़ें बराबर हैं तो आप उसको टेस्ट नहीं करोगे ना। बट अगर हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करें, ठीक है, ऑल्टरनेटिव की अगर हम बात करें तो उसमें हम कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर नहीं है, मतलब इसका रिलेशनशिप है, आप फिर टेस्ट करोगे उसमें, ठीक है।
हाँ, तो वी वर टॉकिंग अबाउट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, सो सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि ये जो है इट्स लाइक प्रॉबेबली ट्रू, रिजल्ट्स जो है वो मेरे प्रॉबेबली ट्रू हैं, इतने ही हैं। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वुड बी 0.05 लेवल और 0.01 लेवल। अब ये सब आप लोग ये सब अभी छोड़ दो, पहले मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि ये है क्या अपनी लैंग्वेज में, ठीक है? थ्योरी इतना ज़्यादा इजीली समझ में नहीं आती है जब तक आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट ना पता हो। अब देखो, जैसे कि किसी भी रिसर्च में आप सोचो, किसी भी रिसर्च में क्या आप सोचते हो, क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हो कि चांसेस के एरर रहते हैं? क्या आप कह सकते हो कि मेरी रिसर्च 100% सही है? या आप कहोगे कि हाँ, कुछ कुछ तो एरर हो सकते हैं, एरर्स के चांसेस हैं कुछ? बोलो, आप लोग मुझे बोलो, क्या 100% श्योरिटी आती है किसी भी रिसर्च में? नो, व्हाट अबाउट कनिका, सोनिया, कोमल, आप लोग सब बताओ मुझे। संध्या, अनंत, नो राइट? मतलब यू बिलीव दैट कि किसी भी हर रिसर्च में इवन कुछ ना कुछ एरर्स के चांसेस रहते हैं, राइट? ठीक है, तो ये यही है। आप बस इतना समझ गए ना तो समझो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस समझ में आ गया। तो ये 0 पॉइंट, अच्छा पी एक साइन होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का, मैं बताती हूँ। पी से आप डिनोट करते हो, ठीक है? तो पी का मतलब है, पी जो है वो कैसा होगा? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका इतने से कम होना चाहिए किसी भी रिसर्च में। मतलब आप एक रिसर्चर हो तो आप ये बोलोगे कि मेरी जो रिसर्च है उसमें एरर के चांसेस 0.05% से कम हैं, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एक कॉन्फिडेंस लेवल है। मतलब क्या कि यहाँ पे अगर आप ये वैल्यू दे रहे हो, आप अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर इतना दे रहे हो 0.05, दैट मीन्स कि यू आर 95% कॉन्फिडेंट अबाउट योर रिसर्च फाइंडिंग्स, यू आर 95% कॉन्फिडेंट अबाउट योर रिजल्ट्स। ओके, तो ये है। अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो चांस लेवल ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो है मेरा 0.01%, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप 99% श्योर हो अपने रिजल्ट से, कॉन्फिडेंट हो, बस 1% चांसेस हैं एरर्स के। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब आप लोगों को मैं एक वैल्यू देती हूँ, जैसे कि ये एक वैल्यू है 0.10। तो अब बताओ यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा? 90%। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये समझ में आ गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस समझ में। यही है, बस यही है। अब आप कोई भी रिसर्च हो वहाँ पे हमको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अपना पहले बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, मतलब आपको देना पड़ता है कि हमें सेट करना पड़ता है एक्चुअली में किसी भी रिसर्च से पहले कि इससे ज़्यादा अगर मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आया, मतलब अगर चांसेस के एरर मेरे इससे ज़्यादा गए, वो हम सेट करेंगे पहले। ठीक है, जैसे कि हम जो साइकोलॉजी है, ऑफ कोर्स हम ह्यूमंस पे रिसर्च करते हैं, तो वहाँ पे बेस्ट जो एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चलता है वो ये रहता है 0.05%। ठीक है, 95% हम श्योर रहते हैं, बाकी 5% एरर्स के चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्योंकि 100% तो एक्यूरेसी नहीं आती ह्यूमंस में। ठीक है ना? तो तो मैं क्या बता रही थी आप लोगों को? हाँ, तो कोई भी हम रिसर्च करने से पहले एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करते हैं अपना कि अगर इससे ज़्यादा गया, ठीक है ना, अगर मेरे एरर के चांसेस इतने आ रहे हैं, मान के चलो, मैं इसको 1 मिनट एरेज कर दूँ यहाँ पे, फिर पूछती हूँ आप लोगों से। अगर मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इतना आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो था वो रिजेक्ट मुझे करना ही पड़ेगा और मुझे नल ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो रिसर्च मैंने ऑल्टरनेट बनाया था कि हाँ, कॉफ़ी जो है वो इम्प्रूव करती है अटेंशन को, तो अब मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो रखा था मैंने 0.5%, है ना? तो वो तो नहीं आया, वो आया मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना, 0.20%। ठीक है, 0.20 आया, तो उसका मतलब क्या कि 20% चांसेस है एरर्स के, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली अपना अल्टरनेट रिजेक्ट करके नल हाइपोथेसिस को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कॉफ़ी का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है अटेंशन पर। ये चीज़ क्लियर हुई आप लोगों को? नहीं हुई हो तो पूछो, मैं दोबारा बताऊंगी।
गई, सबको हो गई, फाइन, ठीक है, ये है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फाइन। नेक्स्ट वी हैव वन टेल्ड और टू टेल्ड हाइपोथेसिस। वन टेल्ड टू टेल्ड मतलब वही है डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आपने पढ़ा। वन टेल्ड का मतलब है कि आप कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रहे हो, ठीक है। जैसे कि रिसर्च चल रही है इमोशनल इंटेलिजेंस, जेंडर डिफरेंस जो है क्या वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस में जेंडर डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ये एक रिसर्च का टॉपिक है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँ, मैंने ये स्टेटमेंट दिया, मैंने ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस दिया कि हाँ जेंडर डिफरेंसेस एग्जिस्ट विद रिगार्ड टू इमोशनल इंटेलिजेंस, जेंडर डिफरेंसेस एग्जिस्ट। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये वन टेल्ड हुआ या टू टेल्ड, आप लोग सोचो दिमाग से। वन टेल्ड है, यस इट इज वन टेल्ड, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि फीमेल्स हैव हायर इमोशनल इंटेलिजेंस दैन मेल्स, तो ये क्या हो गया, यही तो आप लोगों ने गलती कर दी। यही मैं आप लोगों को, यस यही तो है, यही तो सोचना है। फिर से सोचो, हाँ क्योंकि मैंने आप लोगों से पूछा, मैं चाह रही थी आप लोग सोचो। हाँ, वन टेल्ड का मतलब, यस एग्जैक्टली, हाँ हाँ ट्रू, यही मैं बताना चाह रही थी, मैं चाह रही थी आप लोग ये सोचो खुद से। अब यही है देखो, आप जब एक डायरेक्शन दे रहे हो, मतलब आपने यहाँ पे एक डायरेक्शन दे दिया ना कि फीमेल्स हैव मोर हैव हायर इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस दैन मेल्स, तो ये आपने एक डायरेक्शन दे दिया ना, तो ये वन टेल्ड हो गया ना। बट अगर आपने बोला कि हाँ जेंडर डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, बट आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा जेंडर ज़्यादा है या कम है ना, कुछ भी आपने नहीं बोला ऐसा, तो वो टू टेल्ड नहीं हो गया, दो डायरेक्शन नहीं दे दिया आपने, मतलब समझो भाई, दो डायरेक्शन दे दिए ना आपने, आया समझ। टू टेल्ड हाइपोथेसिस, two-tailed hypothesis is a non-directional hypothesis and one-tailed hypothesis is a directional hypothesis। ऐसे याद रखना, डायरेक्शन दे रहे हो मतलब किसी एक तरफ डायरेक्शन दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, वन-टेल्ड हाइपोथेसिस हो जाएगा। अब इसका हम एरर्स के चांसेस जो हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या जो सिग्निफिकेंस जो लेवल है आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वो ऐसे चलते। लेट मी जस्ट इरेज ऑल द थिंग्स। अगर आपने टू टेल हाइपोथेसिस, इरेज क्यों नहीं हो रहा है, अरे रेस क्यों नहीं हो रहा है, आई थिंक पहले से सेव है। तो यहाँ पे बात हो रही है कितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, 0.05। अगर आप, ये क्या हुआ भाई, ये क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। तो यहाँ पे अगर आप टू टेल्ड हाइपोथेसिस दोगे, टू टेल्ड हाइपोथेसिस, तो आप क्या कहोगे यहाँ पे कि दोनों तरफ, ये जैसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है ना हमारा, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि एवरेज जितने भी रिजल्ट हैं वो बीच में आएंगे, है ना, यहाँ पे मेन है बीच में आएंगे, और यहाँ पे लास्ट में एक्सट्रीम स्कोर्स रहते हैं, किसी ने बहुत हाई स्कोर किया, किसी ने बहुत लो स्कोर किया, है ना, यहाँ पे नेगेटिव्स आते हैं ना सारे, और यहाँ पे सारे पॉजिटिव्स आते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होता है एक्चुअली कि आपका अगर टू टेल्ड हाइपोथेसिस है, टू टेल्ड हाइपोथेसिस है अगर, तो वहाँ पे आप बोलोगे कि एरर्स के चांसेस दोनों तरफ से आ सकते हैं आपकी रिसर्च में, है ना, दोनों तरफ से आ सकते हैं, ओके, मेल से भी फीमेल से भी, आपने कोई डायरेक्शन नहीं दिया क्योंकि, तो यहाँ पे एरर्स के चांसेस हम, या जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे, दोनों तरफ पे। जैसे कि अगर 0.05 है तो हम 0.025 जो है इस साइड दे देंगे कि यहाँ से भी आ सकता है, और 0.025 इस तरफ दे देंगे। ये बात हो रही है टू टेल्ड की,
और अगर हम वन टेल्ड हाइपोथेसिस दे रहे हैं, मतलब हमारी डायरेक्शनल स्टडी है, डायरेक्शनल ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है हमारा, तो फिर पूरे एरर्स के चांसेस, क्योंकि आपने एक डायरेक्शन दे दिया तो एरर्स के चांसेस या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पूरा एक ही तरफ रहेगा, एक ही तरफ रहेगा, ठीक है ना। ये होता है आपका क्या था ये आपका, आई थिंक वन टेल टू टेल हाइपोथेसिस, यस, ठीक है। ये था 0.05 का। अब 0.01 का ऐसा ही होता है, जैसे कि अगर टू टेल्ड है तो ऐसे डिवाइड करेंगे 0.005 और 0.005 दोनों तरफ, और अगर वन टेल्ड है एक डायरेक्शन है तो पूरा का पूरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एक ही तरफ आएगा, 0.0, मतलब इसी तरफ से फिर आपको एरर्स के चांसेस मिलेंगे क्योंकि आपने डायरेक्शन दे दिया है ना। तो ये होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ अगर आप लोगों को क्लैरिटी नहीं आ रही है। जैसे कि मैं बोलूँगी ट्रेनिंग जो होती है ना, ट्रेनिंग जो है पॉजिटिवली, या मैं बोलूँ ट्रेनिंग जो है वो उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है परफॉर्मेंस पे, या ट्रेनिंग जो है वो इम्प्रूव करती है परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, वन टेल्ड हाइपोथेसिस और टू टेल्ड हाइपोथेसिस। आई सेड ट्रेनिंग इम्प्रूव करती है परफॉर्मेंस को, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट ला रही है। इज दैट वन टेल्ड और टू टेल्ड? यस गाइस, बोलो। ट्रेनिंग, आई सेड ट्रेनिंग जो होती है वो इम्प्रूव करती है परफॉर्मेंस को, मैंने ये बताया, हाइपोथेसिस मेरा ये था। मैंने मतलब इम्प्रूव का मतलब यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव कुछ रिजल्ट, पॉजिटिव कुछ चेंज लाती है परफॉर्मेंस में। तो इज दैट वन टेल और टू टेल? वन टेल हो गया ना, ठीक है। इफ आई से कि यस, इफ आई से कि ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग का इम्पैक्ट है परफॉर्मेंस पे, मैंने ये नहीं मेंशन किया पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो क्या होगा, यस, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं दिया क्योंकि मैंने। तो अगर जैसे मैंने बोला कि क्या मेरा हाइपोथेसिस है ट्रेनिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस, तो मैं पॉजिटिव साइड ही सब कुछ देख रही हूँ ना, है ना, पॉजिटिव साइड ही सब कुछ देख रही हूँ। तो मेरा, क्योंकि फिर पॉजिटिव साइड देख रही हूँ तो पॉजिटिव साइड से ही एरर्स के चांसेस जो हैं वो यहाँ से ही आएंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो सिग्निफिकेंस जो है वो इसी तरफ रहेगा। पर अगर मैं बोलूँ कि इम्पैक्ट करती है, ट्रेनिंग इम्पैक्ट करती है, तो मुझे ये नहीं पता पॉजिटिवली या नेगेटिवली, आई जस्ट सेड कि इम्पैक्ट तो है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप तो है ट्रेनिंग का और परफॉर्मेंस का। तो फिर दोनों तरफ से आ सकते हैं एरर्स, तो मैं ऐसे फिर अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, पॉजिटिव की साइड भी, नेगेटिव की साइड भी। व्हाट माई पॉइंट, ये था आपका वन टेल टू टेल टेस्ट। गॉट इट? अब बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों को एक टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ विच इज़ एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब वही अगेन सेम चीज़ आ गई कि आप जब हाइपोथेसिस को अपने टेस्ट करते हो ना तो बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं स्टडी के अंदर ही, और वो एरर्स आपकी पूरा जो स्टडी है, पूरा जो आपका आप जो भी रिसर्च कर रहे हो उसको ख़राब कर देगा। सो इफ़ वी लुक एट द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इट इज़ बेस्ड ऑन इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस आप कहाँ से ड्रॉ करते हैं, पॉपुलेशन से, ठीक है, बेस्ड ऑन द सैम्पल ऑफ कोर्स, ठीक है, आप सैम्पल से ही इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हो, ठीक है। और कहाँ से आता है सैम्पल, पॉपुलेशन से आता है सैम्पल, और उसी के लिए आप पॉपुलेशन के लिए ही इन्फ्रेंसेस ड्रॉन आउट कर रहे हो, ठीक है ना। So we can say that we can draw conclusions based on the limited information and as a result there is a scope of making errors। ये भी हमको पता है, ये तो हम सबको पता है कि आप जब सैम्पल पे स्टडी करते हो तो आपको ये नहीं पता कि 100% ये एक्यूरेट पॉपुलेशन से मैच करेगा, मतलब जो भी रिजल्ट है वो एक्यूरेटली पॉपुलेशन से मैच करेगा। अब जैसे मैं बोलूँ कि कॉफ़ी जो है वो, अगेन वही सेम एग्जांपल लेते हैं या इग्नू वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि इग्नू के बच्चे जो हैं क्या मॉडरेटली सेटिस्फाइड है विद देयर ओवरऑल इग्नू स्ट्रक्चर। तो ये मेरा रिजल्ट आया था कि मॉडरेटली सेटिस्फाइड है। तो अगेन अब यहाँ पे एरर्स के चांसेस तो है ना, क्योंकि सैम्पल तो सिर्फ 500 बच्चों का था। बाकी इग्नू में तो सोचो कि इतने सारे कोर्सेज हैं, कम से कम 50,000 बच्चे तो होंगे ना, या ज़्यादा, आई थिंक 50 तो ज़्यादा हो गए, बट हाँ जितने भी हैं इतने तो होंगे ना हर कोर्स में, है ना, कितने सारे कोर्सेज भी तो हैं इग्नू में। तो अब 500 बच्चों का सैम्पल क्या 50,000 पे एक्यूरेटली मैच करेगा, रिजल्ट जो है मैच करेगा क्या, है ना, डिफ़िकल्ट है ना।
तो एरर्स यहीं से आते हैं ना, एरर्स के चांसेस भी रहते हैं काफ़ी, कि कोई बोलेगा नहीं मैं तो बहुत घटिया है इग्नू, मुझे तो समझ ही नहीं आया आज तक, एक बार भी उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया, मतलब बहुत बुरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है ना, बहुत बहुत बुरी तरीके से अनसेटिस्फाइड है। बाकी अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इग्नू से, है ना, क्योंकि इग्नू ने जो मुझे दिया है वो आई थिंक वो किसी और में कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होती तो मुझे नहीं मिलता, मैं तो बहुत हाईली सेटिस्फाइड हूँ, है ना। तो यहाँ पे एक एक्सट्रीम स्कोर्स भी आ रहे हैं, तो एरर्स भी हैं, है ना, तो ये होता है। तो इसमें एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये बहुत थ्योरेटिकल भी है आपका, या बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आप समझोगे इसको तो यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स रहते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है समझना हमेशा के लिए। इसको हटा देते हैं यार, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे थे, आई डोंट नो व्हाई ये सब हट जा रहा है, सेव नहीं हो रहा कुछ भी, इस पीडीएफ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैं अभी कुछ कल भी एग्जाम्पल्स लिखे थे वो भी हट गए, मैंने दोबारा लिखे वो भी चले गए, शिट यार, ये दोबारा से लिखने पड़ेंगे। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर होता है, मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊँ, मुझे लिखने पड़ेंगे दोबारा, शिट क्या एग्जाम्पल था, मेरा माइंड ब्लैंक हो गया। टाइप 1 एरर, लाफ इम्पैक्ट है किस पे, लाइफस्टाइल डिजीजेस। अच्छा मैंने सेव नहीं किया और उसको रिफ्रेश कर दिया, ये है आपका टाइप 1 एरर। टाइप 2 में है आपका occupied older adults। मैं पहले लिख लेती हूँ, आप लोगों को समझाते हैं तो इजी हो जाएगा आप लोगों को समझना, ठीक है। ये अब समझो आप लोग, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर होता क्या है। टाइप 1 एरर ये होता है कि आपका नल हाइपोथेसिस सही था फिर भी रिजेक्ट कर दिया गया। ये एरर्स आ रहे हैं आपकी स्टडी में, आपने ये गलती कर दी, ठीक है, रिसर्चर ने ये गलती कर दी कि उसका जो नल हाइपोथेसिस था वो सही था पर वो रिजेक्ट हो गया, ये होता है टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर में क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस गलत था, उसको कर लिया एक्सेप्ट। ये मैंने तो रट्टाफिकेशन करके याद किया था, बट मैं आप लोगों को विद एग्जाम्पल समझाऊंगी, क्लियर हो जाएगा आप लोगों की ये होता क्या है। पहले याद करो, सबसे पहले मैंने ऐसे सीक्वेंस में याद किया था, ताकि थ्योरी जब आप लिखते हो ना जल्दी जल्दी हो जाता है फिर आंसर राइटिंग। नल हाइपोथेसिस सही था, रिजेक्ट कर दिया, टाइप 1 एरर। तो सही से शुरुआत करना, नल हाइपोथेसिस सही था, रिजेक्ट कर दिया, टाइप 1 एरर। नल हाइपोथेसिस गलत था, एक्सेप्ट कर लिया, टाइप 2 एरर, ठीक है। अब है क्या ये देख लो। एक रिसर्चर है जो कि इन वेरिएबल्स के ऊपर रिसर्च कर रहा है कि जो लाफ होता है, या जो हंसते हैं जब लोग ज़्यादा, जो आपने लाफ्टर थेरेपी का नाम सुना होगा, तो जो लाफ्टर थेरेपी जो लोग लेते हैं उनका लाइफस्टाइल डिजीज़ेस के चांसेस कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। लाफ्टर थेरेपी लेने से लाइफस्टाइल डिजीज़ेस मतलब क्या क्या हैं, आपका ओबेसिटी होना, या आपको डायबिटीज़ होना, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस में आती हैं ना। तो ये हंसने से क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। ये मेरी रिसर्च का टॉपिक है। अब यहाँ पे डोंट यू थिंक कि ये जो वेरिएबल्स आपने चूज़ करे इसी में प्रॉब्लम है, या थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है ना, टॉपिक ही थोड़ा अजीब सा साउंड कर रहा है, कि सही लग रहा है आप लोगों को, आप लोग मुझे बताओ। कम ऑन यार गाइस, थोड़ा इतना टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी बोला करो अनम्यूट करके। गाइस प्रॉब्लम है ना, तो ये मैं क्या बता रही थी आप लोगों को, हाँ, तो ये हो गया आपका टाइप 1 एरर। मतलब टाइप 1 एरर अभी कैसे हुआ, हाँ ये मैं बता रही थी।
तो अब यहाँ पे ये मेरे वेरिएबल्स थे, है ना, हंसने से, लाफ्टर थेरेपी से क्या हो जाता है, लाइफस्टाइल डिजीजेस कम हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। तो अब मैंने क्या किया, कन्वीनियंस सैंपल लिया। कन्वीनियंस सैंपल का मतलब जो लोग मुझे सड़क पे दिखे, जो लोग मुझे रोड पे दिखे, मैंने उनको उठा के सैंपल, उनका सैंपल ले लिया और उनके ऊपर, अब मैंने ये देखा ही नहीं कि उनको लाइफस्टाइल डिजीजेस है भी या नहीं है, मैंने बस उनको लाफ्टर थेरेपी दे दी, है ना। तो मैंने ये सब देखा नहीं कि उनको इस डिजीजेस है भी या नहीं, या इसके अलावा अगर किसी को है भी लाइफस्टाइल डिजीजेस, अगर किसी को है भी तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है, या उनकी दवाइयाँ वो लोग लेते हैं या नहीं लेते हैं। आई जस्ट सेड कि हाँ, लाफ करने से, हंसने से, खुश रहने से लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आप लोग इसी एग्जाम्पल में से बताओ कि नल क्या है और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है। सोचो और मुझे बताओ। अगर आपने ये बता दिया तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है यहाँ पे नल और ऑल्टरनेट क्या होगा। आएगा, राइट। तो अब व्हाट डू यू थिंक कि इस स्टडी में नल हमारा सही है या गलत है? गलत है, क्यों गलत है? नल क्या है कि लाफ्टर थेरेपी का कोई रिलेशनशिप नहीं है लाइफस्टाइल डिजीज से, तो नल गलत है या सही है? नहीं नहीं, सोचो ना दिमाग। अरे तो वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझो तो, ट्राई करो, ट्राई करो। हाँ हाँ। डिसीजन नहीं, आप बोलो कि नल सही है या नहीं है, डिसीजन अभी नहीं लिया हमने। अब मुझे बस नल सही है ना, नल सही है ना कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। बट मैंने 30 लोगों को कहीं से भी उठा के सैंपल ले लिया और उन पे टेस्ट किया, और फिर देखा बाद में कि हाँ, वाकई में इनकी लाइफ स्टाइल डिजीज तो है ही नहीं इन्हें कुछ, है ना। 1 महीना बढ़िया मैंने उनको लाफ्टर थेरेपी दी, बढ़िया कपिल शर्मा का शो लगा दिया, या हा कर रहे हैं पार्क में जाके और मैंने ये सब देखा नहीं कि उनको कोई ऑल्टरनेट मेडिकेशंस पे वो लोग हैं या उनका कुछ और भी चल रहा है। मैंने कुछ भी नहीं देखा, बस देख लिया और ये देखा कि हाँ, इनके अंदर तो लाइफस्टाइल डिजीजेस है ही नहीं। मेरा रिजल्ट जो आया लास्ट में रिसर्च के बाद, ये आया कि हाँ, वाओ नाइस, आफ्टर 1 वीक थेरेपी या 1 मंथ थेरेपी, आई फाउंड दैट कि किसी को भी, जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट्स थे, किसी को भी अब लाइफस्टाइल डिजीज़ नहीं है ना। तो ये सब मैंने सारी चीज़ें इग्नोर करके ये बाद में मैंने कंक्लूड कर दिया। तो मैंने क्या किया, नल हाइपोथेसिस मेरा सही था, उसको मैंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं। मैंने ये बोल दिया कि लाफ का कोई भी रिलेशनशिप नहीं था, ये तो सच बात थी, पर मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। आई एक्सेप्टेड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो कि गलत था। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गलत क्या था, कि नल लाफ्टर का लाइफस्टाइल डिजीजेस से कनेक्शन है। तो ऑल्टरनेटिव मेरा गलत था या सही था? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस गलत था ना, मैंने उसको कर लिया एक्सेप्ट, और जो नल सही था मैंने उसको कर दिया रिजेक्ट। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया टाइप 1 एरर। जहाँ पे आपका नल सही था, आपने उसको कर दिया रिजेक्ट। दिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। इसको हम कहते हैं अल्फा एरर। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी होगा अल्फा एरर, इसको कहते हैं टाइप 1 एरर को हम कहते हैं अल्फा एरर। ओके, ये होता है अल्फा एरर। अब बात करते हैं टाइप 2 एरर की। टाइप 2 एरर में क्या है, टाइप 2 एरर अगेन एक स्टडी हुई थी, मान के चलो अमेरिका में एक स्टडी हुई कि तो मेरी राइटिंग इस पे सही नहीं आती है। अमेरिका में, मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ आप लोगों को वर्बली, अमेरिका में एक स्टडी हुई थी कि जो जो ओल्डर अडल्ट हैं या जो रिटायर लोग हैं, ठीक है, तो अब वो क्या कुछ किसी ना किसी चीज़ में ऑक्यूपाइड रहते हैं, चाहे फिर वो गार्डनिंग हो या उन्होंने कोई क्लब ज्वाइन कर लिया, या कुछ तो किसी भी एक्टिविटी में वो एंगेज हैं, या वो कुछ सिंगिंग क्लासेस या गिटार क्लासेस, पियानो क्लासेस ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो उनका ओवरऑल वेलबींग जो है, मेंटल वेलबींग या जो भी है, वो अच्छा है, बढ़िया है, सही है। तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ स्टडी करी थी और उनके जो रिजल्ट्स आए थे वो ये आए थे कि हाँ, ये अगर ऑक्यूपाइड रहते हैं ओल्डर अडल्ट्स तो वो बढ़िया फिट रहते हैं, मतलब उनका जो वेलबींग है वो अच्छा रहता है, वो किसी उनको कोई बीमारी नहीं होती या कुछ भी नहीं होता। जैसे कि आप लोगों ने भी ये चीज़ देखी होगी कि 60 साल तक जो भी इंसान काम कर रहा होता है तब तक उसको कोई बीमारी नहीं होती।
फिर ऑटोमेटिकली आफ्टर 60 ईयर्स, 1-2 साल रिटायरमेंट के बाद क्या होने लगता है, उनको बीमारियां होने लगती हैं, डायबिटीज़ हो जाती है या बहुत तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। क्या आपने किसी ने नोटिस किया है ये? हैव यू गाइस नोटिस दिस? है ना, होता है ना ऐसा, क्योंकि वो बिल्कुल घर में बैठ जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं कर रहे होते, वो कुछ नहीं कर रहे होते, तो तो वो बीमारियों की जड़ हो जाती है। ठीक है, ये था, ये एक स्टडी हुई थी। अब यही किसी बड़ी कोई क्या बोलूँ मैं, बेवकूफ़ सा कोई रिसर्चर था, अब उसने ये चीज़ पढ़ी, ये स्टडी उसने पढ़ी अमेरिका की। अब उसने क्या किया, उसने बोला ठीक है चलो मैं ये इसको इंडिया में लेके आता हूँ और मैं भी इसको इसके ऊपर ज़रा रिसर्च करता हूँ। तो अब उसने सैंपल पता है क्या लिया, अब उसने सैंपल लिया किसको, जो मजदूर होते हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो बेचारे बुढ़े बुढ़े हैं, 60 साल के हो रहे हैं, 70 साल के हो रहे हैं, अब वो बेचारे ऑटो रिक्शा चला रहे हैं या कुछ रास्ते में कुछ इडली डोसा सांभर या कुछ तो बेच रहे हैं। पता है ना आप लोगों को, ये ऐसा होता है ना बहुत लोगों को, आपने देखा होगा बूढ़े बूढ़े लोग बेचारे काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, है ना। अब इसने क्या किया, रिसर्चर ने उनका सैंपल ले लिया, उनका सैंपल ले लिया, ठीक है। अब उन्होंने उसी रिसर्चर ने टेस्ट किया इन्हीं लोगों के ऊपर, जो मतलब जो कैसे बेचारे पैसे के लिए मजबूरी के तहत काम कर रहे हैं, है ना, कोई आउट ऑफ इंटरेस्ट या फ्री है तो कर रहे हैं, उसकी वजह से नहीं, मजबूरी के तहत काम कर रहे हैं कि पैसा नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने जब रिसर्च करी तो उनसे क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने जो भी टूल इस्तेमाल किया, साइकोलॉजिकल टूल, तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो, क्या आप खुश हो, ठीक है, क्या आपकी ओवरऑल वेलबींग ठीक है। तो वो तो अब आप खुद सोचो क्या जवाब देंगे वो लोग, क्या बोलेंगे जो बेचारे मजबूरी में काम कर रहे हैं, क्या बोलेंगे वो लोग, बताओ मुझे। नहीं है ना, है ना, कोई तो ये नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं हमें तो बड़ा मजा आ रहा है, दिन भर गर्मी में ऑटो रिक्शा चला रहे हैं हम, है ना, 100 200 500 रुपए के लिए, ठीक है, तो कोई नहीं बोलेगा ऐसा, है ना। तो अब यहाँ पे, अब इसने क्या बाद में बोल दिया, रिसर्चर ने इंडिया में जब उसने स्टडी करी, उसने ये बोल दिया कि ये जो ऊपर रिसर्च हुई थी ना, ये बिल्कुल गलत है ना। जबकि मैंने इंडिया पे रिसर्च करी तो उसका रिजल्ट उल्टा ही आया कि ऑक्यूपाइड हैं अगर ओल्डर अडल्ट, तो वो वेलबींग उनकी है ही नहीं, पॉजिटिव वेलबींग है ही नहीं उनकी, है ना, वो तो बेचारे अनसेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से। तो इसने क्या किया, क्या किया इसने, आप लोग बताओ। इसने कर लिया नल को एक्सेप्ट, नल को उसने सॉरी हाँ, उसने क्या किया, नल हाइपोथेसिस गलत था और उसको कर लिया एक्सेप्ट, नल हाइपोथेसिस गलत था, उसको कर लिया एक्सेप्ट। अब सोचो कैसे किया ये, आप लोग खुद अब थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालो, सोचो। सब कुछ अगर मैं बता दूंगी तो आप लोग सीख नहीं पाओगे। अब इससे रिलेट करो चीज़ों को, मैंने आपको पूरा सब कुछ बता दिया, अब रिलेट करने की कोशिश करो। फिर मैं देखूँ आप लोग कितने स्मार्ट हो, आप लोग कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स हो, ये बात माइंड में रखना अपने। अब इन सारी चीज़ों को इंटर रिलेट करने की कोशिश करिए। कोई भी नहीं है इतना स्मार्ट यहाँ पे। यस कनिका, आप बोलो, आर यू देयर? अच्छा ओके, अशरा आप बोलो, रिलेट करो, कुछ ट्राई तो करो एटलीस्ट, गलत होगा तो ऑफ कोर्स आई एम हियर। हम्म 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 एक्सेप्ट कर लिया। है ना, हाँ सैंपल आपने गलत लिया, हाँ सैम्पलिंग में एरर आया, उसकी वजह से ये एरर्स हुए। एरर्स होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आपने सैम्पल साइज गलत लिया या आपने टूल गलत लिया, है ना, आपने पॉपुलेशन गलत सिलेक्ट कर ली, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। बट यहाँ एरर्स को समझो, जैसा कि अशरा ने बिल्कुल सही रिलेट किया है यहाँ पे। ये जो स्टडी हुई थी इस पे बताओ नल और अल्टरनेट क्या है, सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ इस टॉपिक में नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बन सकता है।
बोलो बोलो बोलो, कौन बोलेगा? एक्टिविटी। हम्म हम्म हाँ, वर्क इन वेलबींग यू कैन से, ठीक है। अमंगस्ट ओल्डर एडल्ट्स, ठीक है। हम्म हाँ, तो अब यहाँ पे नल हमारा सही है या गलत है इस स्टडी में? नल था कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये सही है या गलत है? नहीं नहीं, ये छोड़ दो आप, इंडिया और वो सैंपल छोड़ दो आप लोग, वो सिर्फ टॉपिक देखो। नल हाइपोथेसिस गलत है। नल हाइपोथेसिस यहाँ यही है ना कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है ना। बट हम हमको तो पता है ना कि हाँ, अगर वो एंगेज रहते हैं किसी एक्टिविटी में तो वो फिट रहते हैं, खुश रहते हैं, है ना। तो नल तो गलत है हमारा, ऑल्टरनेट सही है, ऑल्टरनेट सही है। तो अब गलती मैंने यही कर दी ना, गलत सैंपल लेके मैंने यही गलत कर दिया। मैंने क्या बोल दिया एज अ इंडियन रिसर्चर, मैंने क्या बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि और जो ओल्डर अडल्ट हैं अगर वो बिजी हैं तो और बेचारे खुश नहीं हैं, खुशी नहीं है अपनी लाइफ से, है ना। इसका मतलब ये इंगेज रहना, और फिर उनका अगर आप वेलबींग को टेस्ट करो तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, दूसरी चीज़ों में वेलबींग है उनकी। समझ रहे हो आप लोग? तो आपने नल को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, जबकि वो गलत था। तो जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, टाइप 1 एरर कैसा होगा? आपका नल सही था, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। आपका नल सही था, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, दिस वुड बी योर टाइप 1 एरर। एंड आपका नल गलत था, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो हो गया टाइप 2 एरर। अब सब कुछ रिलेट करके दोबारा से वीडियो देख के इसको इसको और भी एग्जाम्पल्स आप सोचो समझो, फिर आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी तक जितना समझाया एग्जाम्पल्स एंड ऑल सब समझ में आया? ठीक है, तो यही सब कुछ थ्योरी इसमें लिखी है, तो थ्योरी में नहीं पढ़ रही हूँ, आप लोग एक बार खुद से रीड करना, फिर जहाँ कन्फ्यूजन हो पूछ लेना। वही सब कुछ है जो मैंने आप लोगों को बताया। और टाइप 1 एरर को हम कहते हैं अल्फा एरर, और टाइप बी एरर को हम कहते हैं सॉरी टाइप 2 एरर को हम कहते हैं बीटा एरर। ओके, तो ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना। पावर ऑफ अ टेस्ट क्या होता है? पावर ऑफ टेस्ट एक्सप्लेन करता है कि कितना सेंसिटिवली एक्सपेरिमेंट हुआ है, और क्या हम वाकई में डिटेक्ट कर पाए हैं रियल इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये होता है पावर ऑफ अ टेस्ट। तो पावर ऑफ अ टेस्ट हम कैसे करते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड एरर। सेकेंड एरर टाइप 2 एरर, मतलब ये कि आप इसको माइनस कर दोगे। टाइप 2 एरर क्या था कि नल गलत था, आपने फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हम जब रिमूव कर देते हैं तो हमारा पावर ऑफ अ टेस्ट मिल जाता है। इससे हमको समझ में आ जाता है कि क्या है आपका टेस्ट, कितना सही था, कितना इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का रियल रिलेशनशिप पता लगाने की कोशिश कर रहा था। तो इतना बस इसको समझो, तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया प्रोसीजर्स फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो ये लास्ट टॉपिक है, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट यूनिट आज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, प्रोसीजर्स फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस, क्या क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले ऑफ कोर्स आप नल या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्पेसिफाई करोगे, जो भी आपका नल है या हाइपोथेसिस आपको या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको देना है, तो ये आपका स्टेप 1 हो जाएगा। उसके बाद आप अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सिलेक्ट करोगे। मैंने बताया था ना आप लोगों को स्टार्टिंग में कि इतना इतना बस इतना ही एरर रखना है मुझे, इससे ज़्यादा अगर आएगा मेरा तो क्या मैं नल नल को रिजेक्ट कर दूंगा, मैंने सॉरी अल्टरनेट को रिजेक्ट कर दूंगा और नल को एक्सेप्ट कर लूंगा, है ना। ये मैंने ऊपर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में समझा दिया था। तो ये स्टेप 2 हो जाएगा कि आपको अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सिलेक्ट करना है कि कितना रखना है, 0.05 रखना है या 0.01 रखना है या 0.10 रखना है, ठीक है। ये आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद बेस्ड ऑन द पैरामीटर आप क्या करोगे? स्पेसिफाइड इन द नल हाइपोथेसिस सूटेबल स्टैटिस्टिक्स इन इज कैलकुलेटेड, मतलब आप अपना सैंपल लोगे, उसके ऊपर आप क्या करोगे? स्टैटिस्टिक्स को पूरा यूज करोगे, कैलकुलेट करोगे।
एंड देन लास्ट में आपका डिसीजन लिया जाएगा कि क्या हमको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। वो किसके बेसिस पे होगा, वो आपकी सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बेसिस पे होगा। वही सेम चीज़ अगेन कि एरर का मैंने इतना वैल्यू रखा था, अगर इससे ज़्यादा अगर एरर आ रहा है इसका मतलब क्या कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा और नल हाइपोथेसिस मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, मुझे यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि इतना ज़्यादा एरर आ गया, मैंने तो सिर्फ इतना ही रखा था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। गॉट इट? तो ये था आपका प्रोसीजर्स फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस। ओके, तो दैट्स इट, हमारा यहाँ पे फर्स्ट यूनिट आज कंप्लीट हो गया है और इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ जाता है। और नेक्स्ट यूनिट में आई थिंक अजम्पशंस हैं पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के, तो वो हम मंडे को करेंगे। कल आप लोग का टेस्ट ले लूँ मैं फर्स्ट यूनिट का।